अगर सरकारी अस्पताल में सुविधाएं नहीं हैं तो मरीज प्राइवेट में जाते हैं, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? सरकार जिम्मेदार है और कौन है? दो तरह के लोग हैं। एक तो ये है कि जो थोड़ा इलाज सरकारी अस्पताल में हो भी सकता है वो वहाँ जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि वहाँ जो है ना सुविधाएं बेसिक वो नहीं हैं। दवाई और पढ़ाई ये सरकार की प्रायोरिटी कभी नहीं रही है। ये सरकारों की एक संविधान द्वारा जो एक ड्यूटी लगाई गई है ना, वो उसको खाना पूर्ति करते हैं। अगर ये पूरा किया होता तो फिर हमारे मंत्रीगण, हमारे विधायक, हमारे सांसद छोटी छोटी बीमारियों के लिए इलाज कराने अमेरिका ना जाते। आप ये बताएंगे, ये कब तक आप मंत्री रही? जब तक आप मंत्री रही, क्या ये जन औषधि सही ढंग से चलती रही है? जी हाँ, 2011 तक मैंने ये संभाला और 2011 में मेरे से ये विभाग छीना गया था। सोशल मीडिया पर आजकल जेनरिक दवाओं के दामों को लेकर काफ़ी बवाल मचा हुआ है। हम आज पहुंचे हैं पूर्व सेहत मंत्री प्रोफेसर लक्ष्मीकांता चावला के घर। जब ये सेहत मंत्री थी तब इन्होंने देश की पहली जन औषधि सिविल अस्पताल अमृतसर में खुलवाई थी। तब इनका मकसद यही था कि सरकार जो भी दवाइयाँ भेजती है वह मरीजों को सस्ते दामों पर मिल सकें, लेकिन वो जन औषधि पूरी तरह से नहीं चल सकी। इन्होंने तो पूरे पंजाब में ये जन औषधियाँ खुलवाई थी। आज हम इनसे बात करेंगे कि आखिरकार इनका वो क्या मकसद था, किस मकसद से ये जन औषधि खुलवाई गई थी और जन औषधि में फिर मरीजों को दवाइयाँ क्यों नहीं मिलती रही। उसका ये भी आपको बता दें कि जेनरिक दवाओं की कीमत और ब्रांडेड दवाओं की कीमत में भारी अंतर रहता है। जो जेनरिक दवाएँ होती हैं उसमें जो MRP यानी कि अंकित मूल्य होता है वो काफ़ी अधिक होता है, जबकि उसकी कॉस्ट जो है वो काफ़ी कम होती है। हमारे साथ हैं पूर्व सेहत मंत्री प्रोफेसर लक्ष्मीकांता चावला। भैन जी नमस्कार, आपका D4U चैनल में आपका स्वागत है जी। आप थोड़ा बताएंगे जी, ये जन औषधि आप जब सेहत मंत्री थी तो क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी थी खुलवाने की? जी क्यों ज़रूरत नहीं पड़ी, मुझे ये जानकारी मिली कि भारत सरकार का एक योजना है कि हर गांव में, शहर में या कम से कम हर अस्पताल में एक सस्ती दवाओं की दुकान खोली जाए जिसको जन औषधि नाम दिया गया। और सुनकर ये भी हैरानगी हुई कि भारत सरकार की स्कीम को 2008 तक किसी भी प्रदेश ने लिया नहीं। मुझे गौरव है कि 2008 में भारत सरकार से ये जन औषधि मैंने लिया और अमृतसर से शुरू किया। उसके बाद हर दूसरे तीसरे महीने दूसरे अस्पतालों में, पंजाब के पहले सिविल अस्पताल, फिर जो बड़े अस्पताल थे पर सिविल अस्पताल ज़िले के नहीं थे, तहसील के थे, जैसे हमारा नाभा हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा है। पठानकोट अस्पताल, तब ज़िला गुरदासपुर था ना, पर पठानकोट हॉस्पिटल बड़ा था, वहाँ भी खुला। जहाँ तक मुझे याद है कि 22 में से 18 ज़िलों में तो मैंने अपने हाथ से खोली थी, शायद 22 में ही खोली होगी, क्योंकि बहुत साल बीत गए, 10 साल हो गए मेरे से ये महकमा लिए, 9 साल हो गए। तो लेकिन एक बात है, जन औषधि तब खूब बढ़िया चली थी और अमृतसर जन औषधि की सेल सबसे ज़्यादा थी। भारत सरकार की तरफ से ये कमी रही कि जो 310 तरह की दवाइयाँ वहाँ नहीं चाहिए थी वो पूरी शायद कभी नहीं आई, पर जो आई वो हाथों हाथ बिकी। बहुत प्रभावी दवाइयाँ थी। हमने भारत सरकार से ये मांग की थी कि जो तो पहले बनी हुई दवाइयाँ वो तो हमें बेचते जाओ, उसके बाद उस पर लिखा जाए केवल जन औषधि, ताकि वो जन औषधि की दुकान पर ही आए। और जहाँ तक मुझे ध्यान है, हमने ये प्रार्थना की थी कि जो MRP है ना, अंकित मूल्य जिसे आप कहते हैं, वो भी जन औषधि की दवाइयों पर अलग से लिखा जाए। क्योंकि मैं मानती हूँ कि आज का जो MRP है ना, मैंने भारत सरकार को बहुत बार कहा कि ये मिनिमम या मैक्सिमम रेट नहीं है, ये मैक्सिमम लूट प्राइस है, ये MLP है। तो ये लूटने का तरीका है। जो दवाई 2000 में मार्केट में मिलती है, यहाँ ये प्राइवेट नर्सिंग को मूल्य देते हैं, हम उसको 500 में भी ले आते हैं, शायद उससे भी सस्ता ले आते हैं। तो गरीब के साथ ये बहुत बड़ा धक्का हो रहा है। और मुझे लगता है कि अगर जन औषधि पूरे देश में लागू हो जाए और प्रभावी ढंग से लागू हो जाए तो गरीब की बहुत मदद हो सकती है। मुझे कई बार हैरानगी आती है, कुछ लोग दावे करते हैं जी हमने 2014 में जन औषधि ले आए, ये 2008 में आई थी। और जो तत्कालीन स्वास्थ्य राज्य मंत्री थे भारत सरकार के, मिस्टर जैना,
उन्होंने संसद में पंजाब के इस काम की बहुत तारीफ़ की थी। जब मिस्टर सिद्धू यानी नवजोत सिद्धू पार्लियामेंट से उठ के आए तो उन्होंने मुझे फ़ोन पर बताया कि आज पंजाब की चर्चा संसद में हो रही है हमारी जनऔषधि की। तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो लेकिन मुझे लगता है कि वैसे जब तक तो रोगी कल्याण समितियाँ इसे चलाती थी तब तक तो ये ठीक था। मुझे लगा कि बाद में ये रेड क्रॉस को दे दिया गया। अब डिप्टी कमिश्नर के पास कितना टाइम होता है जनऔषधि के लिए। डीसी बहुत ही व्यस्त अधिकारी हैं। तो ये अगर रोगी कल्याण समिति के पास ही रहे और रहता पहले भी तो इसका सुचारू ढंग से हो सकता था। अच्छा, आप ये बताएंगे ये कब तक आप मंत्री रही? जब तक आप मंत्री रही, क्या ये जनऔषधि सही ढंग से चलती रही है? जी हाँ, 2011 तक मैंने ये संभाला और 2011 में मेरे से ये विभाग छीना गया था। मैंने नहीं छोड़ा था, मेरे से छीना गया था। क्यों छीन लिया गया था आपसे विभाग? क्योंकि जो आवश्यकताएं राजनीति के लोग चाहते हैं पूरी की जाएं वो पूरी मैं नहीं करते थे। ठीक है, तो उसका ही कारण ही पंजाब में सेहत सेवाएं ठीक भी हुई थी। जिन गांवों में कभी कोई डॉक्टर नहीं गया था वहाँ डॉक्टर भेजे थे। नर्स और डॉक्टर दिन रात काम करते थे और डॉक्टरों ने बहुत काम किया। मैं उनकी तारीफ़ करती हूँ। अगर ये सिफारशी तंत्र ख़त्म हो जाए ना तो हमारे डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। अगर रात को 2 बजे मैं किसी अस्पताल में मानसा के छोटे छोटे अस्पतालों में जाती हूँ और वहाँ भी डॉक्टर है, कोई सर्जरी कर रहा है, कोई दूसरा काम कर रहा है, तो कितनी खुशी होती है। लेकिन इसका जो बुरा हाल किया था वो सिफारिश तंत्र ने। हमने तब ये किया था कि जिसको कहते हैं ना रैशनलाइजेशन, कि हमारे 60 डॉक्टर ऐसे थे जो विशेषज्ञ, 60 डॉक्टर सिफारिशों से घर के निकट डिस्पेंसरी में बैठे हुए थे। ना नाइट ड्यूटी, ना कोई और 8 से 2 गए न गए। तो हमने उन डॉक्टरों को निकाल के उनकी योग्यता के अनुसार निकट के जो उनके घरों के या उनके ज़िले के निकट अस्पताल में भेजा। कुछ दूर भी गए होंगे लेकिन प्रयास यही रहा कि पहले उनके ज़िले का जो अस्पताल है, ऐसे वो एनेस्थीसिया के डॉक्टर है, सर्जन है, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, मेडिसिन के डॉक्टर हैं और स्पेशलिटीज़ के ऑर्थो सर्जन हैं, अगर वो डिस्पेंसरी में बैठे रहेंगे तो क्या फ़ायदा, उनकी विद्या का कोई लाभ नहीं। अगर वो हॉस्पिटल में चले गए तो कितने लोगों को लाभ होगा। अच्छा, एक आपने जब सेहत मंत्री थी तो मुझे याद है सिविल हॉस्पिटल में आपने एक ट्रॉमा सेंटर बनाया था। अभी तक वो ट्रॉमा सेंटर बन नहीं पाया है। नहीं, ऐसा जो भारत सरकार की स्कीम से 3 ट्रॉमा सेंटर मुझे मिले थे। मुझे याद है एक तो अमृतसर में बना, एक शायद राजपुरा खन्ना था शायद वहाँ, और तीसरा मुझे ध्यान नहीं वो पठानकोट था, कहाँ था। लेकिन जब हम बनाएंगे वो साधन, डॉक्टरों का कोई दोष नहीं है, डॉक्टर पूरे देने, साज सम्मान के लिए पैसे पूरे देने, वेंटिलेटर देने, नर्सिंग स्टाफ पूरा करना, ये तो सरकार का काम है ना। मुझे अफसोस आता है इस राजनीति पर और कभी कभी पत्रकारों पर भी। वो कहते हैं जी मंत्री जी राउंड पे आ गए, हड़कंप मच गया, और मंत्री जी को केवल एक ही काम है, आकर डांटना डॉक्टरों को। आखिर डॉक्टर योग्य हैं, सब कुछ है, लेकिन अगर डॉक्टर को आप निहत्थे सैनिक की तरह बॉर्डर पर धकेल दोगे तो डॉक्टर क्या करेगा। मुझे लगता है अगर 10% डॉक्टर या मेडिकल स्टाफ की लापरवाही है तो 90% सरकारें जो अस्पतालों को पूरा धन साधन नहीं देती और बड़ी बात विश्वास नहीं करती, वो बहुत बड़ा कारण है। अच्छा, चलो मैडम, एक ये भी है कि सेहत सेवाएं जो हैं, आबादी तो बढ़ती गई लेकिन सेहत सेवाएं उसके अनुसार नहीं बढ़ी, सेहत सेवाएं घटती गई। देखिए जी, सीधी बात ये है, आबादी बेहताशा बेहिसाब बढ़ती गई और सरकारों को फुर्सत नहीं इसके लिए। एक ज़िले में एक अस्पताल होना चाहिए, सिविल अस्पताल। अब क्या प्रॉब्लम है, अगर 16 लाख का अमृतसर हो गया तो एक शहर में एक ही क्यों होना चाहिए, 2 भी हो सकते हैं, बनाए जा सकते हैं, बनाए नहीं हैं। ये जो नियम पुराने बने हुए हैं कि एक तहसील पे हो गया, मंडल लेवल पे हो गया, जैसे अइनाले में है, जंडियाले में है, जंडियाले में भी बहुत छोटा है, ब्यास में है जिसको बाबा बकाला कहते हैं, इनकी संख्या बढ़ाई जानी चाहिए थी। मेरा तो सीधी बात है भाई, कल मुझे अफसोस आ रहा था, एक मंत्री जी कह रहे थे कि स्टैंप ड्यूटी बढ़ाएंगे, इसलिए बढ़ाएंगे कि सरकार के पास पैसे कम हैं। मेरा सरकार से निवेदन है कि
जो सरकारें रहीं किसी भी पार्टी की, वो अपनी अपनी सुख सुविधा का पूरा प्रबंध करती हैं। अगर आज सरकार ये अनाउंस कर दे कि कोई भी एक्स एमएलए या प्रेजेंट एमएलए अगर वो सरकारी खर्च से इलाज कराना चाहता है तो सरकारी अस्पताल में कराए, और अगर देश विदेश में या बड़े बड़े विशेषज्ञ डॉक्टरों वाले अस्पताल में कराना है प्राइवेट में, तो अपनी जेब से खर्च दे। तो इससे ही बहुत सारा जो है ना वो सरकार को पैसा बच जाएगा, घाटा नहीं देगा। अगर आप कहीं विधानसभा में जाकर देखें ना, एक्स एमएलएज के भी कितने बड़े बड़े बिल आए हुए हैं, वो भी बहुत बड़ा है। अब जो बीमार तो कोई भी होगा, अगर सुविधा है, वैसे एमएलए को जितनी एक्स एमएलए को भी पेंशन मिल जाती है ना, वो अपनी जेब से प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवा सकता है। अच्छा, एक जैसे ये सरकारें ये भी आरोप लगाती हैं कि प्राइवेट अस्पतालों में ज़्यादा लूट खसूट होती है। अब सरकारी अस्पतालों में तो सुविधाएं हैं नहीं। सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टरों की, जब आप थे तभी आपने काफ़ी कोशिश की थी कि डॉक्टरों की कमी को पूरा हो। तो आज जो हालात हैं, सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर नहीं हैं, तो इसमें सरकार कहाँ तक दोषी है और हम प्राइवेट अस्पतालों को क्यों जिम्मेदार ठहराते हैं? देखिए, प्राइवेट अस्पतालों पर भी कोई तो कंट्रोल होना चाहिए। अब जो पिछले दिन नया आया ना, ये नर्सिंग होम्स के लिए ऑर्डर, तो सब डॉक्टर जाके बैठ गए। कुछ प्राइवेट नर्सिंग होम अपर क्लास के हैं, वहाँ खर्च भी वैसे अपर क्लास का है, पर बहुत सारे नर्सिंग होम्स में 6,000 रुपये पर नर्स को रखते हैं, चाहे वो बीएससी नर्सिंग पास हो, और वो दूसरे कर्मचारियों को थोड़े पैसे देते हैं। लैब टेक्नीशियन को 10,000 मिलता ही नहीं, चाहे उसको 8,000 8 साल हो जाए काम करते, लेकिन मरीज से वो पैसा पूरा लेते हैं। और आईसीयू में मैंने देखा है, आईसीयू का खर्च मतलब दिन में 20, 25, 30 हज़ार। और मैंने पिछले दिनों लिखा है, यहाँ जवाब कोई नहीं देता, मैंने आईसीएमआर को भी लिखा है कि भाई आपने एक नियम बनाया, जो दिल्ली की एम्स है वहाँ की एक कमेटी बनी और उन्होंने नियम बनाए कि आईसीयू कैसी होनी चाहिए। अब आईसीयू का खर्च तो वैसा ही है। नियम ये है कि अगर पेशेंट सीरियस है, उसको वेंटिलेटर लगाए, तो उसके लिए एक नर्स होनी चाहिए। नियम ये है कि आईसीयू में 5 या 6 डॉक्टरों पर, क्षमा कीजिए, 5 या 6 रोगियों पर एक डॉक्टर होना चाहिए। नियम ये भी है कि अगर 2 पेशेंट हैं, चाहे बिना वेंटिलेटर के पर सीरियस है, उन पर भी एक नर्स रहनी चाहिए। पर ऐसा कहाँ होता है? मैंने कुछ आईसीयू देखे हैं अमृतसर के, वो पूरी रात एक ही नर्स सीरियस मरीजों से जूझती रहती है, तो उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। मैडम, मेरा ये सवाल है कि जैसे सरकारी अस्पतालों में कभी कोई न्यूरोसर्जन नहीं है, सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर नहीं है, तो उसके लिए कौन, अगर सरकारी अस्पताल में सुविधाएं नहीं हैं तो मरीज प्राइवेट में जाते हैं, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? सरकार जिम्मेदार है, और कौन है? 2 तरह के लोग हैं। एक तो ये है कि जो थोड़ा इलाज सरकारी अस्पताल में हो भी सकता है, वो वहाँ जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि वहाँ जो है ना सुविधाएं बेसिक वो नहीं हैं। ऑफ कोर्स अब अच्छे हो गए हैं, सफाई अच्छी है, डॉक्टर काम कर रहे हैं, लेकिन जो प्राइवेट अस्पताल है ना, वो किस इलाज का क्या पैसा लेंगे, ये उनकी अपनी मर्जी है, वो कोई कंट्रोल नहीं है। ये रेट तय होने चाहिए। पिछले दिनों यही आया था ना कि पारदर्शिता दिखाओ, बाहर लिख कर लगाओ भी किस इलाज के कितने पैसे हैं। इमरजेंसी आ जाए तो कम ज़्यादा हो सकते हैं। उनका मैडम ये कहना है कि देखिए, सरकार हमें कोई सब्सिडाई तो देती नहीं है, बत्ती महंगी, सारा स्टाफ महंगा, सारा कुछ हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बड़े बड़े अगर घराने हैं उन पर कोई कंट्रोल नहीं, हम तो फिर भी सेवाएं दे रहे हैं, डॉक्टरों को भारी भरकम वेतन दिया जाता है, तो ऐसा सारा खर्चा कैसे चलाएंगे अगर हम पैसे मरीज से नहीं लेंगे? तो देखिए, मरीज से लेने चाहिए, पर दवाइयाँ किस रेट पे देते हैं? वो सारा तो दवाइयों में से निकाल लेते हैं। 100 रुपये की दवाई 500 रुपये की मिलती है, वो मरीज को ही देना पड़ता है ना। तो ये जो है ना, ये जाती है। वैसे बहुत थोड़े शहरों के, अपने शहर के नर्सिंग होम ऐसे हैं जहाँ रेगुलर डॉक्टर रखे हुए हैं, बाकी अधिकतर डॉक्टर बुलावे पर आते हैं। तो वो पूरा दिन, यानी 2 लाख 3 लाख रुपया एक डॉक्टर को देना और 24 घंटे के लिए रखना शायद इनके लिए संभव भी नहीं, पर ये उतना ही काम करे जितना संभव है। मान लो एक डॉक्टर हार्ट का ऑपरेशन करके चला गया, वो मरीज को देखने आएगा जब उसका टाइम तय है। कुछ कम ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा? मुझे ऐसा लगता है कि आप इसको चाहे कुछ भी कहिए, सरकारी अस्पताल में सुविधाएं ना होने का पूरा लाभ
ये प्राइवेट नर्सिंग होम उठाते हैं। उनको पता लगता है जाएगा कहाँ मरीज है। तो उसके लिए फिर जिम्मेदार कौन है? सरकार सरकार जिम्मेवार है। दो होनी चाहिए, एक तो सरकारी हॉस्पिटल में अभी देखो किडनी का ऑपरेशन नहीं हो सकता सरकारी अस्पताल में, ब्रेन का नहीं हो सकता, हार्ट का नहीं हो सकता। जब मैं 14 साल की उम्र में थी ना, तो मैंने अमृतसर, ये तब ये गुरु नानक नाम इसको नहीं मिला था, ठीक है, बीजे हॉस्पिटल था, तब मैं ऑपरेशन कराने गई थी। जो ऑपरेशन तब होते थे उनसे थोड़ा बहुत ही आज बड़ा होगा, आधी सदी बीत गई है, वो बड़े नहीं हैं। तो ये हमारी ये सरकारों, मैंने अहमदाबाद में देख के आई, मुझे वहाँ जाकर शर्म आई कि पंजाब का एक व्यक्ति अहमदाबाद किडनी बदलवाने के लिए गया सरकारी अस्पताल में। अहमदाबाद के उस अस्पताल में किडनी का ऑपरेशन लगभग फ्री हो रहा था, और पंजाब में किडनी बदलवाने का मतलब 5-7 लाख का खर्च था, ठीक है ना। तो अगर अहमदाबाद दे सकता है, अगर केरल दे सकता है, केरल की स्वास्थ्य सेवाएं बहुत अच्छी हैं, सबसे अच्छी हैं। इसी कारण वहाँ कोरोना आते आते ही काबू हो गया। मेरा ऐसा अनुभव है, ऐसा अनुभव नहीं, ऐसा विश्वास है, ठीक है। पर केरल की स्वास्थ्य सेवाएं देश में सबसे बढ़िया हैं, तो यहाँ क्यों नहीं हो सकती? अगर सरकारें तय कर लें, मैंने बार बार इनको मांगा है कि बाकी सारी सब्सिडी बंद कर दो, सब्सिडी दो केवल दवाई और पढ़ाई पर। कोई व्यक्ति इसलिए ना मर जाए कि उसके पास 10-5 लाख खर्चने को नहीं, और कोई इसलिए अनपढ़ ना रह जाए कि उसके पास स्कूल कॉलेज की फीस नहीं है। तो ये दो चीज़ें जिस दिन सरकार देगी, उसी दिन हिंदुस्तान का आम नागरिक जो है वो सही दिशा में आगे बढ़ेगा, पढ़ेगा भी और स्वस्थ भी रहेगा। हम वापस लौटते हैं अपने पहले सवाल पर। जैसे अब जन औषधि आपने खुलवाई थी, आपने ये भी कहा कि 2011 तक बहुत बढ़िया चलती रही। अब जब जहाँ तक हमें ज्ञान है कि जन औषधि में अब दवाइयाँ ही पूरी नहीं हैं, मरीजों को दवाएं नहीं मिलती हैं, तो फिर अब आपका क्या सरकार को सुझाव है कि क्या करें कि जो मरीज का फ़ायदा हो, जिस मकसद से आपने वो जन औषधि का कंसेप्ट यहाँ पर लेके आए थे? इसमें और तो कुछ कहना नहीं है। दुकानें तो बनी हैं, दवाइयाँ नहीं हैं या कम आ रही हैं, और वो दवाइयाँ भेजनी हैं भारत सरकार ने, भारत सरकार द्वारा पंजाब में आनी है। तो पंजाब का स्वास्थ्य मंत्रालय कोरोना से तो लड़ ही रहा है, पर और भी तो सारे काम करने हैं ना। दिल्ली से तालमेल करके जो हमारी दवाई बनाने वाली कंपनियां तय हुई थी इसके लिए, उनसे तालमेल करके 310 दवाइयाँ तो ये 2008-9 में तय की थी, उसके बाद और भी बढ़ गई होंगी। वो दवाइयाँ जन औषधि पे मिलनी चाहिए। पर पिछले दिनों में एक बात देखी, मुझे अच्छा नहीं लगा कि अगर अस्पताल में दवाई नहीं है और डॉक्टर मरीज की जान बचाने के लिए बाहर से दवाई लेता है, तो डॉक्टरों पर ही बरसने लग गए, गरजने लग गए। तो मरीज की ज़्यादा जान इम्पोर्टेंट है या ये विधि निषेध कि अगर दवाई अंदर से नहीं मिली तो मरीज को मरने दो, ये भी ठीक नहीं है। नुसरा, आप और हमारे चैनल के माध्यम से कुछ संदेश देना चाहें सरकार को या जनता को? सरकार को तो ये कहना है कि सरकारी अस्पताल का मतलब अनाथालय ना बनाया जाए। सरकारी अस्पताल में जनता का विश्वास बने, और सरकारी अस्पताल में मान लिया कोई दिल्ली के एम्स जैसी, मेदांता जैसी सुविधाएं तो नहीं दे सकते, पर कम से कम अपने शहर के जो बड़े बड़े नर्सिंग होम हैं उनकी जैसी सुविधाएं तो दे सकते हैं ना। डॉक्टर होगा ना, ऑपरेशन थिएटर होगा ना, तो काम भी होगा। तो अच्छे मेडिकल उपकरण, विशेषज्ञ डॉक्टर, और उसमें जनता का विश्वास बनाना। और ये क्या है, सरकारों ने पिछले दिनों कर दिया कि डॉक्टर भर्ती करना तो 15,000 पर। जब ये ऐसा करोगे, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा मिलेगा ना। अब जब बात समझ आई तब तक बहुत देर हो गई थी। अब जल्दी जल्दी में वॉक इन इंटरव्यू करके भर्ती कर रहे हैं ना, पहले क्यों नहीं किए? डॉक्टर तो पहले भी चाहिए। सीधी बात है, दवाई और पढ़ाई ये सरकार की प्रायोरिटी कभी नहीं रही है। ये सरकारों की एक संविधान द्वारा जो एक ड्यूटी लगाई गई है ना, वो उसको खाना पूर्ति करते हैं। अगर ये पूरा किया होता तो फिर हमारे मंत्रीगण, हमारे विधायक, हमारे सांसद छोटी छोटी बीमारियों के लिए इलाज कराने अमेरिका ना जाते। अमेरिका में भी तो हमारे डॉक्टर बैठे हैं, हिंदुस्तानी डॉक्टर कम कर रहे हैं। पर आज देखिए, ये कोरोना का वैक्सीन हिंदुस्तान सबसे पहले बना रहा है। हिंदुस्तान के पास अकल है, हिंदुस्तान के पास टैलेंट है, प्रज्ञा है। वो हिंदुस्तान की सरकारों को उसको सही दिशा में चैनलाइज करना चाहिए।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी प्रोफेसर लक्ष्मीकांता चावला, पूर्व हेल्थ मिनिस्टर, जिन्होंने बताया कि इन्होंने स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए किस तरह और क्यों जन औषधि की दुकानें खुलवाई थी, उसका फ़ायदा भी हुआ। लेकिन धीरे धीरे वो जन औषधि जो है पहले रोगी कल्याण समितियां चलाती थी, फिर रेड क्रॉस के माध्यम से ये डिप्टी कमिश्नर के अंडर हो गई, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर बहुत व्यस्त अधिकारी हैं, उनके पास समय नहीं होता है, इसलिए वो इसकी रेख नहीं कर पा रहे हैं, जिसका लाभ आम जनता को नहीं मिल पा रहा है, जिस मकसद से ये दुकानों को खुलाया गया था। दूसरा इनका कहना है कि यदि सरकारी अस्पतालों में मरीजों को इलाज नहीं मिल रहा है और यहाँ पढ़ाई नहीं हो रही है, तो इसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं सरकारों पर आती है। ये भी तय कर दिया जाए कि मंत्री, विधायक और जो भी नेतागण हैं, अगर वो सरकारी अस्पताल में अपना इलाज कराएं तो ही उन्हें भत्ते दिए जाएं। अगर वो निजी अस्पतालों में अपना इलाज करवाना चाहते हैं तो उन्हें कोई भत्ता ना दिया जाए, यानी कि वो अपने पैसे से भले ही यहाँ स्वदेश में और या विदेश में इलाज कराएं। हमने अपने चैनल के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की है कि कहाँ कहाँ गलतियाँ हैं। ऐसा नहीं है कि सरकारें या हमारे डॉक्टर सक्षम नहीं हैं, हमारे डॉक्टर सक्षम हैं जो विदेशों में जाकर भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन उनका मनोबल बढ़ाने की आवश्यकता है और वो काम सरकारों को करना है। अमृतसर से D4U न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।